वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां पर आपको कई टिपिकल टॉपिकों को बड़े ही आसान और ट्रिक के साथ में समझाया जाता है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है जयपुर का कछवा वंश या जयपुर का इतिहास। दोस्तों राजस्थान की कोई भी भर्ती हो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। मैं आपको प्रॉमिस देता हूं दोस्तों, आपको वीडियो देखते देखते ही टॉपिक याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जयपुर के इतिहास की हम बात करते हैं। जयपुर पर जिस वंश ने शासन किया था दोस्तों वो थे कछवा वंश। और दोस्तों कछवा वंश की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रघु। रघु से मानी जाती है। रघु के पुत्र थे दलीप। दलीप के पुत्र थे दोस्तों अज। और अज के बाद में आता है दशरथ। और दशरथ के पुत्र थे श्री राम। श्री राम के दो पुत्र थे लव और कुश। दोस्तों कुश के वंशज आगे चलकर कहलाए कुशवा। और इस कुशवा का ही परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? कछवा। ये लोग दोस्तों रघु के वंशज थे, इसलिए अपने आप को क्या कहते थे? रघुकुल तिलक। रघु के वंशज होने के कारण अपने आप को क्या कहते थे? रघुकुल तिलक। दोस्तों कछुआओं का एक झंडा भी था। उस झंडा जो था पहले श्वेत रंग का होता था, लेकिन बाद में मिर्जा राजा मान सिंह ने इसे 5 रंग का झंडा कर दिया था। नीला, पीला, लाल, हरा और काला। नीला, पीला, लाल, हरा और काला। दोस्तों इनका एक वाक्य भी था, यतो धर्मस्थो नमे, यानी कि यतो धर्मस्थो नमे, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ हमेशा सत्य की ही विजय होगी। यानी कि जहाँ धर्म होगा वहाँ हमेशा सत्य की ही विजय होगी। कछुआओं ने जो सबसे पहले जिस क्षेत्र पर शासन किया था उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ प्रदेश। यानी कि पहले जयपुर को जयपुर के नाम से नहीं जाना जाता था, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था ढूंढाड़ प्रदेश। क्या कहा जाता था दोस्तों? ढूंढाड़ प्रदेश। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ एक नदी बहती थी, ढूढ़ नदी। इस ढूढ़ नदी के बहने के कारण इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ प्रदेश। दोस्तों इस ढूंढाड़ प्रदेश पर राज करते थे मीणा व बड़गुजर। इस पूरे क्षेत्र पर कौन राज करता था? मीणा व बड़गुजर। फिर दोस्तों एक व्यक्ति आता है तेजकरण या दुलेराय 1137 में। दोस्तों ये तेजकरण या दुलेराय क्या करता है? इन मीणा व बड़गुजरों को पराजित कर देता है और इस पूरे ढूंढाड़ प्रदेश पर अधिकार कर लेता है। कौन? तेजकरण या दुलेराय। अब इस पूरे ढूंढाड़ प्रदेश पर किसका अधिकार हो जाता है दोस्तों? तेजकरण या दुलेराय को। तेजकरण या दुलेराय क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले दौसा को अपनी राजधानी बनाता है। और दौसा के नजदीक एक जगह थी दोस्तों जिसका नाम था मांझी, और इस मांझी का नाम परिवर्तित करके रखता है रामगढ़। दोस्तों क्या था? ढूंढाड़ प्रदेश पर तेजकरण का अधिकार हो जाता है और तेजकरण क्या करता है? दौसा को अपनी राजधानी बनाता है। दौसा के नजदीक एक जगह थी मांझी, और इस मांझी का नाम परिवर्तित करके रखता है रामगढ़। दोस्तों रामगढ़ में वह एक माता का मंदिर बनवाता है जिसे कहते हैं जमुआई माता का मंदिर। रामगढ़ में एक माता का मंदिर बनवाता है, जमुआई माता का मंदिर। दोस्तों ये जमुआई माता इस रामगढ़ में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि इसे पहले रामगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे जमुआई रामगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि पहले इसे रामगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये फेमस हो गई, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि इसे जमुआई रामगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों यही जमुआई माता आगे चलकर कछुआओं की क्या बन गई? कुल देवी बन गई। तो तेजकरण के बाद में जो शासक बनते हैं वो है कोकिलदेव। कौन बनते हैं दोस्तों? कोकिलदेव। कोकिलदेव के समय पर दोस्तों एक क्षेत्र था जिसका नाम था आमेर। इस आमेर पर राज करते थे मीणा। इस आमेर पर कौन राज करता था दोस्तों? मीणा। अब कोकिलदेव आता है दोस्तों, और कोकिलदेव क्या करता है? इन मीणाओं को पराजित करता है और 1207 में आमेर को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। कोकिलदेव ने क्या किया? आमेर से मीणाओं को पराजित किया और 1207 में आमेर को अपनी अगली राजधानी बनाया। दोस्तों आमेर को पहले आमेर के नाम से नहीं जाना जाता था, इसके कई उपनाम थे। इसे आम्रपाली भी कहते थे, अम्बावती भी कहा जाता था। बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ और इसे क्या कहा जाने लगा? आमेर कहा जाने लगा। कोकिलदेव ने आमेर में आमेर दुर्ग का निर्माण शुरू किया और एक माता का मंदिर भी बनवाया जिसे अंबिकेश्वर माता का मंदिर कहते हैं। दोस्तों कोकिलदेव की मृत्यु होती है। उसके बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो है प्रजुनदेव। उसके बाद में शासक आता है मलसी, और उसके बाद में इम्पोर्टेंट शासक रामदेव। दोस्तों रामदेव की एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने आमेर के दुर्गों में एक कदमी महलों का निर्माण किया था। कदमी महल क्या थे दोस्तों? इन्हीं कदमी महलों में राजाओं के राज्य अभिषेक होते थे। अब रामदेव के बाद में जो भी शासक बनेगा उनके राज्य अभिषेक कहाँ होंगे दोस्तों? इन्हीं कदमी महलों में होंगे।
अगले शासक बनते दोस्तों कीलड़। कीलड़ की एक ही बात है दोस्तों कि ये राणा कुंभा के क्या थे, सामंत थे। और उसके बाद में जो शासक बनता है दोस्तों कुंतल। कुंतल ने क्या किया था दोस्तों, आमेर दुर्ग में कुंतला तालाब का निर्माण किया था, यानी कि अपने ही नाम पर एक तालाब का निर्माण किया था जिसे कहते हैं कुंतला तालाब का निर्माण। उसके बाद में दोस्तों अगला शासक बनता है उदयकरण। उदयकरण के बाद में अगले शासक बनते हैं नरसिंह। नरसिंह के बाद में उदरण। उदरण के बाद में चंद्रसेन, और चंद्रसेन के ही पुत्र थे दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा अगले शासक बन जाते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज कछवाहा के समय पर दोस्तों एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों। खानवा का युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा ने एक पाती परवन की प्रथा चलाई थी। ये पाती परवन की प्रथा क्या थी दोस्तों, इस पाती परवन की प्रथा के तहत राणा सांगा ने सभी राजाओं को एक पत्र लिखा था खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का सहयोग करने के लिए। और इसी पाती परवन की प्रथा के तहत ही पृथ्वीराज कछवाहा अपने गुरु चतुरानाथ का आशीर्वाद लेते हुए इस खानवा के युद्ध में शामिल होते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज कछवाहा पहले से ही राणा सांगा से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी सांगा ही रख दिया था। और दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा 5 धर्मों के अनुयायी थे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भक्ति आंदोलन, रामानुज संप्रदाय व रामानंदी संप्रदाय। दोस्तों इनको याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, रामानुज व रामानंदी ने शैव वैष्णव की भक्ति की। रामानुज व रामानंदी ने शैव वैष्णव की भक्ति की। रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और भक्ति आंदोलन। दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा के शासनकाल में ही एक 12 कोटड़ी का निर्माण हुआ था। 12 कोटड़ी क्या थी दोस्तों, असल में पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे और पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने साम्राज्य को इन 12 पुत्रों में समान रूप से विभाजित कर दिया था। इस समान रूप से विभाजन ही क्या कहलाता है दोस्तों, 12 कोटड़ी कहलाता है। पृथ्वीराज कछवाहा के बाद में शासक बनते हैं पूर्णमल। पूर्णमल के बाद में दोस्तों भीम सिंह, और भीम सिंह के बाद में शासक बनते हैं रतन सिंह। दोस्तों रतन सिंह के शासनकाल के समय हिंदुस्तान की बादशाह शेरशाह सूरी के हाथों में आ जाती है और रतन सिंह क्या करते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। पहला ऐसा कछवा शासक था दोस्तों जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, वो कौन थे, रतन सिंह। दोस्तों रतन सिंह के बाद में शासक बनते हैं सांगा। अगला शासक कौन बन जाता है दोस्तों, सांगा। सांगा का जो नाम था दोस्तों वो राणा सांगा के नाम पर ही रखा गया था, सांगा। दोस्तों एक बीकानेर का शासक था जिसका नाम था राव जयसी। ये राव जयसी सांगा के रिश्ते में मामा लगते थे और अपने मामा के सहयोग से ही इन्होंने एक मौजमाबाद जगह है इस पर अधिकार किया था। मौजमाबाद पर अधिकार करने के बाद में दोस्तों इन्होंने एक सांगानेर जगह है उसकी स्थापना की थी और आज जो जयपुर के अंदर सांगानेर स्थान है वो इन्हीं के नाम पर स्थित है दोस्तों जब सांगा की मृत्यु होती है उनका कोई भी पुत्र नहीं होता है, निसंतान इनकी मृत्यु होती है। इसलिए निसंतान मृत्यु होने के कारण इनका जो छोटा भाई था भारमल अगला शासक बनता है दोस्तों। अगला शासक बन जाता है भारमल। अब अगला शासक कौन बन जाता है दोस्तों, भारमल। 1547 से 1574 तक। अब आमेर की गद्दी पर कौन बैठ जाता है दोस्तों, भारमल बैठ जाता है। दूसरी तरफ था दोस्तों जो दिल्ली की जो बादशाहत है अब अकबर के हाथों में आ जाती है। दोस्तों अकबर ने 1556 में सभी राजाओं को आदेश दिए थे कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करें। जो भी राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है उससे उसका साम्राज्य छीन लिया जाएगा। इसलिए भारमल क्या करते हैं, 1556 में दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं अकबर से मुलाकात करने के लिए। दोस्तों मजनूर खां के नेतृत्व में एक मीटिंग होती है लेकिन ये मीटिंग असफल रहती है, इसका कोई निर्णय नहीं निकलता है। इसलिए भारमल को निराश आमेर लौटना पड़ता है। दोस्तों 6 साल बाद में भारमल फिर से 1562 में दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। इस बार चगताई खां के नेतृत्व में दोस्तों भारमल और अकबर की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में तय होता है कि भारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ होगा। 1562 में हरकाबाई और अकबर का विवाह होता है दोस्तों साबरस्तान पर, और यही हरकाबाई आगे चलकर इतिहास में मरियम उज जवानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। दोस्तों भारमल क्या करते हैं, अपने पुत्र भगवंत दास और अपने पोते मान सिंह को अकबर की सेवा के लिए 1562 में दिल्ली रवाना कर देते हैं। दोस्तों आगे चलकर दोस्तों भारमल अकबर को खुश करने के लिए आमेर के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करता है जिसे जामा मस्जिद कहते हैं। दोस्तों इस जामा मस्जिद से अकबर काफ़ी खुश होता है और 5000 का मनसब प्रदान करता है भारमल को। साथ ही साथ एक उपाधि भी देता है अमीर उल उमरा की। दोस्तों आगे भारमल क्या करता है, दौसा के अंदर एक कस्बा फंसाता है जिसे लवड़ कस्बा कहते हैं। दौसा में एक कस्बा फंसाता है जिसे लवड़ कस्बा कहते हैं। दोस्तों समय बीतता है और 1570 आ जाती है। दोस्तों 1570 में
अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार था क्या? इस दरबार में अकबर ने सभी राजाओं को आदेश दिए थे कि वे इस दरबार में आए और अकबर की अधीनता स्वीकार करें। जो भी राजा इस दरबार में नहीं आएगा उससे युद्ध किया जाएगा और उसका साम्राज्य छीन लिया जाएगा। दोस्तों, ये नागौर दरबार जो अकबर ने लगाया था 1570 में, वो बहरमल के ही कहने पर लगाया था। समय बीतता है दोस्तों, 1574 आ जाती है और बहरमल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका जो पुत्र था बहरमल का, भगवंत दास, अगला शासक बनता है। अगला शासक बन जाता है भगवंत दास। अगला शासक कौन बन जाता है दोस्तों? भगवंत दास, 1574 से 1589 में। दोस्तों, भगवंत दास अपने पुत्र मान सिंह के साथ में 1562 में दिल्ली आ जाता है अकबर की सेवा करने के लिए। भगवंत दास मान सिंह के साथ में दोस्तों दिल्ली आ जाता है अकबर की सेवा करने के लिए। 1562 से दोस्तों 1572 आ जाती है और 1572 में दोस्तों अकबर भगवंत दास को एक गुजरात अभियान पर भेजता है इब्राहिम हुसैन मिर्जा के विरुद्ध। दोस्तों, गुजरात अभियान में भगवंत दास के साथ में उनके पुत्र मान सिंह भी जाते हैं और एक युद्ध होता है दोस्तों, सन्नाल का युद्ध 1572 में। इस सन्नाल का युद्ध में दोस्तों भगवंत दास की विजय होती है और इस विजय के साथ में दोस्तों भगवंत दास अकबर के दरबार में पहुंचता है। अकबर भगवंत दास की इस विजय से काफ़ी खुश होता है और भगवंत दास को 5000 का मनसब प्रदान करता है। दोस्तों, समय बीतता है, 1582 आती है और 1582 में भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार भी बना दिया जाता है। भगवंत दास क्या करता है दोस्तों? कछवा और मुगलों के रिश्ते मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ में करता है। दोस्तों, सलीम जो इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है और ये मानबाई आगे चल के सुल्तान निस्सा के नाम से प्रसिद्ध होती है। दोस्तों, मानबाई और सलीम से एक पुत्र का जन्म होता है खुसरो का। और दोस्तों, खुसरो और सलीम के बीच में आगे चलकर काफ़ी तनाव होते हैं और इन तनावों से परेशान होकर मानबाई क्या करती है? आत्महत्या कर लेती है 1604 में। दोस्तों, भगवंत दास की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था दोस्तों। मेवाड़ के इतिहास का तीसरी बार पतन हुआ था। उस पतन के पश्चात दोस्तों अकबर ने अपनी सेना से मेवाड़ के लोगों पर कत्लेआम का आदेश दिया था और ये जो कत्लेआम का आदेश दिया था दोस्तों, वो भगवंत दास के कहने पर ही दिया था अकबर ने। तो दोस्तों, समय बीतता है, 1589 भी आती है और भगवंत दास की भी मृत्यु हो जाती है और भगवंत दास की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र था मिर्जा राजा मान सिंह अगला शासक बनता है। दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह की अब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।